एक साइड देख रहे होंगे यहाँ पर बच्चों, एक कितना सुंदर सा नजारा यहाँ पर है राइट साइड, ठीक है। क्योंकि राइट साइड में जो आपकी इमेज है उधर कहीं पर भी आपको पॉल्यूशन देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि जो भी आप एनर्जी के सोर्सेज भी यूज कर रहे हैं तो सब वो इको फ्रेंडली हैं, जिनका यूज करने से कोई भी हार्मफुल एमिशन नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पर ये देख रहे होंगे ना पवन चक्की आप जिसको बोल देते हैं, जिससे कि एयर से आप इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं। सोलर प्लेट्स यहाँ पर लगी हुई दिख रही होंगी आप, तो कहने का मतलब ये एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू आप एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं। वहीं पर अगर आप देखें तो इधर आप देख रहे होंगे एनवायरमेंट की स्थिति कितनी अच्छी है, बिल्कुल ग्रीनरी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। अब जैसे ही तुरंत आप दूसरी साइड जाते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड आप पहुंचते हैं, तो यहाँ पर इंडस्ट्री से कितना सारा पॉल्यूशन आपको दिख रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये वाटर पॉल्यूशन है, ये वाटर जा रहा है तो कितना गंदा पानी है। इधर आप देख रहे होंगे वाटर कितना साफ है, और इसमें ये फिशेस भी आप देख रहे होंगे आराम से सर्वाइव कर रही हैं। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये जो पॉल्यूशन हो रहा है, चाहे आप वाटर पॉल्यूशन की बात कर लें, एयर पॉल्यूशन की बात कर लें, सॉइल पॉल्यूशन की बात कर लें, लैंड पॉल्यूशन की बात कर लें, इन सब से कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट पर गलत इफेक्ट पड़ रहा है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे इसका क्या है पूरा एक इमेज में आपके माइंड में सेट करने की कोशिश करूंगा इस पिक्चर के माध्यम से। इससे पहले वाला अगर आपने क्वेश्चन देखा है जिसमें हमने ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात की है, तो उसके में हमने उस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि इसी की वजह से ग्लोब का टेंपरेचर एवरेजली बढ़ रहा है। तो अगर हम बात करें प्रोसेस की पूरी की, तो पहला प्रोसेस ये होता है कि सन से रेडिएशन आता है अर्थ की तरफ ट्रेवल करके, और इसमें आपके दोनों तरीके की रेजेस आपको देखने को मिलती हैं। लो फ्रीक्वेंसी रेजेस भी देखने को मिलती हैं और हाई फ्रीक्वेंसी रेज भी आपको देखने को मिलती हैं, जिनको आप अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भी बोल देते हैं। यानी कि लो रेडिएशन और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन दोनों तरीके का रेडिएशन आपका अर्थ सरफेस की तरफ आता है। ये आ गया यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर ये अर्थ के सरफेस की तरफ रेडिएशन आ गया है। अर्थ के सरफेस पर जैसे ही ये पहुंचेगा उसके बीच में एटमॉस्फेयर पर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऑब्जेक्ट्स आपके हैं जिनसे ये रिफ्लेक्ट होकर वापस भी जा सकती हैं। जैसे यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये क्या है यहाँ पर बादल है, बादल से टकराया रिफ्लेक्ट हो गया, अर्थ सरफेस से टकराया यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बीच में एटमॉस्फेयर में अर्थ की सरफेस पर ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे टकराकर ये रेडिएशन वापस जाता है। सम ऑफ इट्स एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड एंड द रेस्ट इट एब्सॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस। जैसे कि यहाँ पर ये एब्सॉर्ब हो रही है और ये रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है। जो एनर्जी एब्सॉर्ब हुई है, द अर्थ आल्सो एमिट द हीट बैक इनटू द स्पेस। सम ऑफ दिस एनर्जी पासेस डायरेक्टली थ्रू द एटमॉस्फेयर। यानी कि ये जो रेडिएशन एब्सॉर्ब हुआ बच्चों, इससे क्या हुआ, धरती जो है, धरती का सरफेस जो है वो गर्म हुआ, उसका टेंपरेचर बढ़ा, और वो टेंपरेचर बढ़ा तो अर्थ क्या करती है, हीट की फॉर्म में उसको बाहर निकालती है, जिसको आप इंफ्रारेड रेडिएशन बोल देते हैं। तो ये रेडिएशन बाहर निकलता है। अब ये रेडिएशन क्या है कि कुछ तो बाहर निकल जाता है डायरेक्टली, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ बाहर निकल गया डायरेक्टली थ्रू द एटमॉस्फेयर, लेकिन ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेस सम रेडिएशन इज ट्रैप्ड एंड कीपिंग द प्लैनेट वार्म। और कुछ जो रेडिएशन है वो ट्रैप कर लिया जाता है एटमॉस्फेयर में, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और वो बैक टू द अर्थ सरफेस चला जाता है और फिर अर्थ के सरफेस के टेंपरेचर को इंक्रीज कर देता है। तो दैट्स द ग्रीन हाउस इफेक्ट। आई होप चारों स्टेप्स में पहला पॉइंट ये हो गया आपका, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया, चौथा पॉइंट ये हो गया। इन चारों पॉइंट्स की हेल्प से पूरा एक सिनेरियो आपके माइंड में बन गया होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट का। इस तरीके से आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में ये पॉइंट्स लिखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर जब वो आपकी कॉपी को चेक करेगा। ठीक है, तो मैं शुरुआत से ही आपसे कहता हुआ आ रहा हूं बच्चों कि आपको इस सब्जेक्ट को विजुअलाइजेशन फॉर्म में एग्जामिनर के सामने रिप्रेजेंट करना है, और वो आप किस तरीके से कर सकते हैं उसके लिए मैं थोड़ा सा गाइड आपको कर देता हूं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इमेजेस। अदरवाइज आपको किस तरीके से करना है वो आपको देखना है कि आप किस तरीके से बेहतर इंपैक्ट डाल सकते हैं एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, वेलकम बैक बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं हम यहां पर टारगेट कर रहे हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट को, और इस बार जो हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हैं वो है आपका क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। मतलब आपकी जो हर यूनिट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फॉर्म में सारे टॉपिक्स हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं उनके आंसर के साथ, और ये क्वेश्चन आंसर लॉन्ग फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको एक एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सबसे ऊपर ही बनी हुई मिलेगी आपको। उसमें हमने पूरी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसकी फॉर्म में पूरा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी डिस्कस किया हुआ है उस एक पर्टिकुलर वीडियो में। तो आप उसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको कंप्लीट यूनिट यहां से कवर अप हो जाएगी। ठीक है, आज हम यहां पर बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3 कवर कर ली है। यूनिट नंबर 2 को अभी हम होल्ड किए हुए हैं, यूनिट 2 को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट जो है बेसिकली हम टारगेट कर रहे हैं फॉर द बीटेक, बीसीए एंड बीबीए, जो एकेटीयू के द्वारा चलाए जा रहे हैं कोर्सेज बीटेक, बीसीए और बीबीए, इन तीनों के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। और बेसिकली जो हमारा टारगेट है वो बीटेक और बीसीए का सिलेबस है, जो कि सेम एज इट इज 100% है, यानी कि पूरा सिलेबस 100% सेम है बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए भी और बीसीए के स्टूडेंट्स के लिए भी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं बच्चों, क्या है पहला क्वेश्चन, हमें क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, आप इसको किस तरीके से समझते हैं। व्हाट आर इट्स इफेक्ट, इसके इफेक्ट्स क्या हैं। व्हाट आर द कंट्रोल मेजर ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस तरीके से यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग जो एक बड़ा इशू होता जा रहा है करंट में एनवायरनमेंट को लेकर, तो आप उसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। तो ये 3 पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड आपसे इन 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या कंबाइन करके आपसे क्वेश्चन वो पुट कर सकते हैं। देखिए, जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो इट डिपेंड्स कि आपका क्वेश्चन पूछा कितना गया है, उतना ही क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, उससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। आंसर में हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि एग्जामिनर कहीं और से कोई टर्म उठाकर ना पूछ ले, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड कराने की आंसर में कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम हर एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या हैं और कैसे आप उसको कंट्रोल मेजर्स कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। तो सबसे पहले अगर ग्लोबल वार्मिंग आप समझें तो ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। वार्म मतलब क्या है, अगर आप देखें ठंडी के मौसम में आप वार्म होने के लिए क्या करते हैं, स्वेटर, जर्सी या जैकेट का इस्तेमाल करते हैं। वो किस लिए, कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे एनवायरमेंट के टेम्परेचर के कंपेरिजन में, क्योंकि एनवायरमेंट में ठंड होती है तो वार्म। तो इसका मतलब हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग कहने का मतलब है कि पूरे ग्लोब
का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, वो गर्म हो रहा है, तो दैट्स कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग, है ना। अब इसको लिखेंगे कैसे, आप थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। उससे पहले आप थोड़ा एक पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पर आपको इस पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है एक्चुअल में ग्लोबल वार्मिंग हो क्या रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या हो रहा है। आप एक साइड देख रहे होंगे यहाँ पर बच्चों, एक कितना सुंदर सा नजारा यहाँ पर है राइट साइड, ठीक है, क्योंकि राइट साइड में जो आपकी इमेज है उधर कहीं पर भी आपको पॉल्यूशन देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि जो भी आप एनर्जी के सोर्सेज भी यूज कर रहे हैं तो सब वो इको फ्रेंडली हैं, जिनका यूज करने से कोई भी हार्मफुल एमिशन नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पर ये देख रहे होंगे ना, पवन चक्की आप जिसको बोल देते हैं, जिससे कि एयर से आप इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं। सोलर प्लेट्स यहाँ पर लगी हुई दिख रही होंगी आप। तो कहने का मतलब ये एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू आप एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं। वहीं पर अगर आप देखें तो इधर आप देख रहे होंगे एनवायरनमेंट की स्थिति कितनी अच्छी है, बिल्कुल ग्रीनरी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। अब जैसे ही तुरंत आप दूसरी साइड जाते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड आप पहुंचते हैं, तो यहाँ पर इंडस्ट्री से कितना सारा पॉल्यूशन आपको दिख रहा है। ये देख रहे हैं ना आप, ये वाटर पॉल्यूशन है, ये वाटर जा रहा है तो कितना गंदा पानी है। इधर आप देख रहे होंगे वाटर कितना साफ है, और इसमें ये फिशेस भी आप देख रहे होंगे आराम से सर्वाइव कर रही हैं। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये जो पॉल्यूशन हो रहा है, चाहे आप वाटर पॉल्यूशन की बात कर लें, एयर पॉल्यूशन की बात कर लें, सॉइल पॉल्यूशन की बात कर लें, लैंड पॉल्यूशन की बात कर लें, इन सब से कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट पर गलत इफेक्ट पड़ रहा है। और ये हम जब यूनिट सेकंड में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन पढ़े थे तो वहां पर हर एक टाइप के पॉल्यूशन को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूशन हैं ये हमारे ग्लोब के टेम्परेचर को डे बाय डे इंक्रीज कर रही हैं, जो कि हार्मफुल है हमारे लिए भी, हमारे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी, और अदर स्पेसीज के लिए भी। ठीक है, अब चलिए दूसरे डायग्राम से भी थोड़ा सा एक समझ लेते हैं यहां पर। तो इन सब से हो क्या रहा है, इन सब से हो रहा है हमारे ग्लोब के अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। जैसे आप कहते हैं ना कि इस बार गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। पहले क्या होता था, पहले जो ये 12 मंथ होते थे ये 3-4 ऋतुओं में आपके डिवाइड रहते थे, जैसे ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और आपकी वर्षा ऋतु, है ना। तो मतलब कहने का ये है, अगर 3 ऋतु को अगर आप पॉइंट करके देखें तो यहाँ पर डिवाइड होकर एक वर्षा ऋतु भी आपकी आ जाती है ना। तो डिवाइड होकर कहने का मतलब ये है कि लगभग 4 महीने हर एक ऋतु के पास बचते हैं। तो अब आप देखते होंगे कि सर्दियां लगभग 1-1.5 महीने की ही रह जाती हैं, है ना। बरसात भी इतना टाइम पर नहीं होती, अपने समय पर नहीं हो रही है। तो ये सब कारण है जो पॉल्यूशन हो रहा है, जो एनवायरमेंट को हम हार्म पहुंचा रहे हैं, उससे क्लाइमेट में चेंज हो रहा है। और क्लाइमेट में चेंज होने का कारण है कि हमारे ग्लोब का टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो आई होप आपके माइंड में एक सिनेरियो बन गया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इसके क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं और कैसे हमें इनको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जिस वजह से ये टेम्परेचर बढ़ रहा है उसी वजह को हमें खत्म करना होगा, कम करना होगा, तभी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप दोनों पिक्चर्स के माध्यम से आपके माइंड में एक इमेज बन गया होगा टॉपिक को लेकर। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं, क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, क्या इसके इफेक्ट्स हैं। ठीक है, चलिए बेटा। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है एक्चुअली? ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द कंटिन्यूइंग इंक्रीज ऑफ द अर्थ ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर एंड इज प्राइमरली कॉज्ड बाय द ह्यूमन एमिशन लाइक द बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, डिफोरेस्टेशन। मतलब कहने का यह है कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि कंटिन्यूअसली अर्थ के सरफेस का, ग्लोब का एवरेज टेम्परेचर जो है, एवरेज का मतलब यहां पर यह ऐसा नहीं कि हर साल टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, नहीं, हर साल बहुत कम बढ़ रहा है। तो अगर आप 10 साल 20 साल का निकालेंगे ऑन एवरेज, तो वो इंक्रीमेंट जो टेम्परेचर का है दैट्स इफेक्ट द अर्थ सरफेस, अर्थ एनवायरमेंट, ये सब चीजें वो कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट करेगा। दैट्स कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। और ये हो किस वजह से रहा है? प्राइमरी अगर हम देखें, बात करें, प्राइमरी कॉज जो है वो है ह्यूमन एमिशन। ह्यूमंस जो एमिट कर रहे हैं क्या, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, वो हार्मफुल हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए हमें पेड़ ज्यादा लगाने चाहिए, लेकिन वहीं पर उसका अपोजिट डिफोरेस्टेशन हो रहा है, यानी कि पेड़ों का कटान किया जा रहा है। ठीक है, तो ये रीजन है जिस वजह से ग्लोब का टेम्परेचर डे बाय डे ऑन एवरेज इंक्रीज हो रहा है। दिस फिनोमिना इज ए मेजर एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, और यही फिनोमिना है जिसकी वजह से हमें क्लाइमेट में चेंजेस देखने को मिलते हैं। मतलब एक रीजन होता था कि यहां पर ठंड के समय में बहुत ज्यादा ठंड होती थी, लेकिन वो रिड्यूस हो गया है। जैसे अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर इन सर्दियों के मौसम में देहरादून तक आपको बर्फबारी देखने को मिल जाती थी, लेकिन इस क्लाइमेट चेंज की वजह से ही अब वहां पर बर्फ नहीं पड़ती है, यानी कि स्नोफॉल नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से ही देखने को मिल रहा है। इज विजिबल थ्रू वेरियस इंडिकेटर्स लाइक द राइजिंग सी लेवल्स। आप देख रहे होंगे जो समुद्र का
लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। मेल्टिंग ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं, जिस वजह से उनका पानी किस में जा रहा है, समुद्र में जा रहा है, और वहां पर वाटर लेवल बढ़ रहा है। आइस शीट्स आप देख रहे होंगे, एंड चेंजेस इन द क्लाइमेट पैटर्न, और क्लाइमेट के पैटर्न में कहीं ना कहीं चेंज देखने को मिल रहा है। बरसात के समय में बरसात अच्छे से नहीं हो रही है, गर्मी के समय में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, और ज्यादा भी यानी कि ठंडी जो है वो ज्यादा समय के लिए अपने टाइम पीरियड तक नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये आपका ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं हम। कभी कभी वो मैकेनिज्म भी पूछ लेता है, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया लेकिन मैंने इंक्लूड कर लिया है कि क्या मैकेनिज्म है ग्लोबल वार्मिंग का, यानी कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग होता है, वो चीज यहां पर पूछी गई है। चलिए, तो ग्लोबल वार्मिंग का मैकेनिज्म सीधा सा है, द मैकेनिज्म ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन्वॉल्व ए प्रोसेस कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये डिस्कस करेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है या ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग का सीधा सा मैकेनिज्म बेटा क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है वो अभी हम आगे देखते हैं। सर्टेन गैसेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप सोलर रेडिएशन दैट हैव बीन रिफ्लेक्टेड ऑफ द अर्थ सरफेस। कहने का मतलब ये है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है एक्चुअल में एक लेयर है गैसेस की अर्थ के सरफेस के आसपास एटमॉस्फेयर में, जो सोलर रेडिएशन को ट्रैप कर लेती है। यानी कि सोलर से जो लाइट आ रही है वो आपकी लो फ्रीक्वेंसी वाली भी होती है और हाई फ्रीक्वेंसी की भी होती है, जिनको आप अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं। आप सनस्क्रीन लगाते हैं बॉडी पर, अपने फेस पर, वो किस लिए लगाते हैं कि आपका फेस अल्ट्रा वायलेट रेज से इफेक्ट ना हो। तो वो अल्ट्रा वायलेट रेज जब अर्थ के सरफेस पर आती हैं तो अर्थ के सरफेस पर टकराकर, जैसे सपोज ये अर्थ का सरफेस है, इससे टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर में वो रिफ्लेक्ट होकर जाती हैं तो यहां पर एक गैसेस का लेयर बन गया है। तो ये गैसेस का लेयर इसको ट्रैप कर लेता है, मतलब बाहर नहीं जाने देता है, और ये वापस कर देता है इधर ही। तो ये क्या करेंगी, ये अर्थ के सरफेस को इंक्रीज कर देंगी। वहीं पर जो अर्थ पर हमारी एक्टिविटी से एमिशन हो रहा है वो भी ट्रैप हो जाता है इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, और फिर हमारे अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, इसको इमेज से समझते हैं अच्छे से। देखिए यहां पर आप इमेज देख रहे होंगे, ये सन है, सन से आपकी रेज आ रही हैं, ये रेज आ रही हैं, एक रे ये आ रही है, एक ये है, एक ये है, ये अर्थ का सरफेस है, ये आप अर्थ देख रहे हैं यहाँ पर बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है देखो, गैसेस इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप हीट, यानी कि इस एटमॉस्फेयर में ये जो गैसेस का जाल है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लेयर थोड़ा सा कलरफुल यहाँ पर बनी हुई है, ये तो ये क्या करती है, इन एमिशंस को जब ये अर्थ के सरफेस पर टकराती हैं तो इस एमिशन की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, या ये एमिशन जो इस पर स्ट्राइक कर रहा है, ये जो रिफ्लेक्ट होकर वापस होना था, इसको ये ट्रैप कर लेंगी। और टू मच कार्बन डाइऑक्साइड कीप्स मोर हीट क्लोज टू द अर्थ, यानी कि बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लार्ज अमाउंट में आपके एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है, जो कहीं ना कहीं अर्थ के सरफेस को वार्म करती है, वार्मिंग द प्लैनेट, जो प्लैनेट को गर्म कर देती है। तो ये आपका हो जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिससे कि आपको ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। दूसरी इमेज में अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा, ये सनरेज आ रही हैं यहाँ से ऊपर से, यहाँ पर ये ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में क्रिएट हो गई हैं एट एटमॉस्फेयर। ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, है ना। अभी हम डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पर एटमॉस्फेयर में एक लेयर बना ली है, और जिस वजह से ये जो सन से रेज आ रही थी इनको यहाँ पर ट्रैप कर लिया है, इस हीट को इन्होंने ट्रैप कर लिया है, और इस वजह से इस ग्लोब का जो क्या है टेम्परेचर, वो आपका डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये आपका ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट कहलाता है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी एक कह सकते हैं ना इशू का एनवायरमेंट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, या फिर हम कह सकते हैं इसका खामियाजा हमें डे बाय डे भुगतना पड़ रहा है। आगे बात कर लेते हैं। दीज गैसेज नोन एज द ग्रीन हाउस गैसेज अलाउ द सनलाइट टू एंटर द एटमॉस्फेयर बट प्रिवेंट द हीट फ्रॉम एस्केपिंग, यानी कि ये सन से जो लाइट आ रही है उसको तो आने देती हैं, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है हीट वहां से, तो उसको ट्रैप कर लेती हैं। सिमिलर टू द ग्लास रूफ ऑफ ए ग्रीन हाउस, जैसे आप देखते होंगे ना मशरूम की खेती करने के लिए वहां पर ट्रैप किया जाता है एटमॉस्फेयर को, है ना, एक रीजन में। जैसे शीशे में आप देखते होंगे, शीशे में का कवर बनाकर आपका मशरूम की खेती की जाती है, या अदर जो आपके वेजिटेबल्स हैं उनको वहां पर क्रॉप को करने के लिए आपको इस तरीके से माहौल क्रिएट करना पड़ता है, ग्लासेस का बनाना पड़ता है, जिससे कि वहां पर नमी बनी रहे, एटमॉस्फेयर वहां पर रुक जाए, वहां पर ट्रैप कर लिया जाए उसको। तो इस तरीके से आपका ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। दिस ट्रैप हीट वार्म द प्लैनेट सरफेस एंड एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग इन द राइजिंग ऑफ द ग्लोब टेम्परेचर, और इसका रिजल्ट ये होता है कि ग्लोब का टेम्परेचर जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो जाता है। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन गैसेस के बारे में वन बाय वन बात कर लेते हैं। जैसे सोलर रेडिएशन है, द सन एमिट सोलर रेडिएशन प्राइमरली एज विजिबल लाइट एंड द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। जैसा कि मैंने बताया कि जो सन से लाइट आती है वो आपकी लो फ्रीक्वेंसी की भी होती है और हाई फ्रीक्वेंसी की भी, जिनको आप अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों तरीके के रेडिएशन सोलर से होते हैं। आगे,
रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, जो अभी हमने देखा है, सम ऑफ दिस रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस बाय द क्लाउड्स, आइस एंड अदर रिफ्लेक्टेड सरफेस, यानी कि कुछ रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होता है फ्रॉम द इनटू द स्पेस, ऑब्जेक्ट जो हमारे अर्थ के सरफेस पर हैं या एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, जैसे क्लाउड्स हो गए, आपकी आइस हो गई है, या अदर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, उनसे जब ये रेडिएशन टकराते हैं तो वो वापस रिफ्लेक्ट होते हैं। द अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब द रिमेनिंग रेडिएशन एंड वार्म अप, कुछ रेडिएशन को अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है, अर्थ का जो सरफेस है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और हीट अप हो जाता है, यानी कि वहां से हीट की फॉर्म में आपका रेडिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, आगे इंफ्रारेड रेडिएशन, द वार्म अर्थ एमिट इंफ्रारेड रेडिएशन, जो गर्म धरती है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को क्रिएट करती है, ऑल्सो नोन एज द हीट, जिसको हम हीट बोलते हैं या हीट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चल रहा है। सन से लाइट आई है जिसमें विजिबल लाइट यानी कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल भी, लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन भी है और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भी है। तो जब ये रेज आपकी आएंगी, ये रेडिएशन अर्थ सरफेस पर आएगा तो वहां से रिफ्लेक्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा, कुछ पार्ट इस रेडिएशन का रिफ्लेक्ट हो जाता है फ्रॉम द डिफरेंट सरफेसेस और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है अर्थ के सरफेस पर, है ना। जब रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है अर्थ के सरफेस पर तो वो आपका हीट की फॉर्म में रेडिएशन क्रिएट करता है, जिसको आप इंफ्रा रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, यहां तक सिनेरियो समझ में आ गया। आगे देखते हैं, आगे आता है ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप हीट, जो हीट की फॉर्म में आपका इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रहा था उसको ग्रीन हाउस गैसेस क्या कर लेती हैं, एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब ए पोर्शन ऑफ द आउटगोइंग IR रेडिएशन एंड री एमिट इट इन ऑल डायरेक्शन, और फिर हर एक डायरेक्शन में इसको री एमिट करती हैं, इंक्लूडिंग बैक टूवर्ड द अर्थ सरफेस, और बैक टू द अर्थ सरफेस यानी कि अर्थ सरफेस के वापस भी ये भेजना स्टार्ट कर देती हैं, जिस वजह से आपके अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, कुकर में आप खाना बनाते हैं और एक खुली कढ़ाई में खाना बनाते हैं, तो कुकर में खाना एकदम क्यों बन जाता है, क्योंकि बेटा जो आप हीट नीचे से प्रोवाइड करा रहे हैं उसको उसी के अंदर ट्रैप कर लिया गया है, तो वो कम समय लेगी, एकदम से आपको वहां पर आउटपुट देखने को मिल जाएगा। वहीं पर अगर आप ओपन में किसी वेजिटेबल को बना रहे हैं, कुक कर रहे हैं, तो वहां पर ज्यादा समय लगेगा क्योंकि उसकी एनर्जी जो है वो बाहर निकल रही है। ठीक है, तो यही है आपका ट्रैप, जो कि ग्रीन हाउस गैसेज उस हीट को कर लेती हैं, इंक्रीज द टेम्परेचर, जिस वजह से टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दिस ट्रैप हीट लीड्स टू वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एंड लोअर एटमॉस्फेयर, यानी कि अर्थ के सरफेस को वार्म कर देती है, या फिर हम कहें कि लोअर एटमॉस्फेयर जो है उसको हीट अप कर देती है, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, क्लियर। तो आई होप ये सारे स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं जो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसमें कौन कौन सी गैसेस इंक्लूड हैं। जैसे मैंने एक शुरुआत में आपको बताया भी था, जब मैंने पिक्चर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की थी, वहां पर क्या था, वहां पर था कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक बहुत ही हार्मफुल गैस है और आज के टाइम में बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है एनवायरमेंट के लिए। ठीक है, तो रिलीज्ड थ्रू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि कोयला हम जलाते हैं, ऑयल्स हम जलाते हैं, ऑयल्स में आपका पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया, है ना, एंड द नेचुरल गैसेस, नेचुरल गैसेस को जलाने पर भी कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, एमिशन होता है। वहीं पर क्यों हो रहा है ज्यादा या फिर हार्मफुल क्यों है, क्योंकि हम पेड़ों का कटान कर रहे हैं। एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस, और इंडस्ट्रीज से भी जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में रहती है। तो पहली ग्रीन हाउस गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी है मीथेन, सेकंड वन इज मीथेन यानी कि CH4, एमिटेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, ये भी फॉसिल फ्यूल्स के प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट में की वजह से होती है। फ्रॉम लाइव स्टोम एंड अदर एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स, यानी कि एग्रीकल्चर में जो पेस्टिसाइड्स हम यूज करते हैं उसमें भी मीथेन का सृजन होता है। एंड बाय द डिके ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट इन द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट लैंडफिल, यानी कि जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उससे भी कहीं ना कहीं मीथेन का सृजन होता है, मीथेन गैस निकलती है। तो ये दो प्राइमरी गैसेस में आपका पहली कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, दूसरी मीथेन हो गई। आगे बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है आपका नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, रिलीज थ्रू द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एज वेल एज ड्यूरिंग द फ्लेमिंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स एंड द सॉलिड वेस्ट, मतलब सॉलिड वेस्ट को हम जलाएं या फॉसिल फ्यूल्स को जलाएं तब आपका नाइट्रस ऑक्साइड वहां से निकलता है, या फिर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से भी कहीं ना कहीं इसका सृजन होता है, कम मात्रा में होता है लेकिन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्लोरिनेटेड गैसेस। फ्लोरिनेटेड गैसेस में जैसे सिंथेटिक पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस दैट आर एमिटेड फ्रॉम द वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से डिफरेंट टाइप्स की गैसेस और भी निकलती हैं जो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। दीज गैसेस आर समटाइम यूज्ड एज द सब्स्टिट्यूट फॉर द ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस, यानी कि कहीं ना कहीं ये गैसेस एज ए सब्स्टिट्यूट काम करती हैं ओजोन लेयर को खराब करने में। जैसे कि रेफ्रिजरेटर, यानी कि जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, AC होती हैं घरों में लगी हुई, उनसे
CFC गैस आपकी निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल रहती है हमारे एनवायरमेंट के लिए। ठीक है, तो यानी कि ये गैसेस भी कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज कर रही हैं, ट्रिगर कर रही हैं। इज दैट क्लियर? तो ग्रीन हाउस गैसेस के जो प्राइमरी आपकी गैसेस हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। आई होप यहां तक आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा और आप एंजॉय भी कर रहे होंगे, सारी चीजें समझ में भी आ रही होंगी। ठीक है, तो हम अब बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के, जो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग आर वाइड स्प्रेड एंड सिग्निफिकेंट इंपैक्टिंग बोथ नेचुरल सिस्टम एंड द ह्यूमन सोसाइटी। देखिए, हम लोग ही ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस को, हम ही ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस को, तो ऐसा नहीं है, इसके जो हार्मफुल इंपैक्ट हैं वो हमें नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि एनवायरमेंट को हार्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम एक इकोसिस्टम का पार्ट हैं, तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं हमें भी हार्म करेगी। तो दैट मीन्स इसके इफेक्ट जो हैं वो नेचुरल तो हैं ही हैं, जबकि ह्यूमन सोसाइटी में भी आपको इसके इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए देखते हैं कैसे। राइजिंग द सी लेवल्स, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि आपके समुद्र का जो लेवल है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उस वजह से समुद्र का लेवल भी इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। मेल्टिंग द ग्लेशियर्स एंड द आइस शीट्स along with the expansion of sea waters as it warms contribute to rise the sea levels, creating coastal communities and the ecosystem। कहीं ना कहीं जैसे जैसे सरफेस ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे ये जो आपके ग्लेशियर्स हैं ये पिघल रहे हैं, और पिघल कर इनका पानी कहां पर आ रहा है, रिवर्स में आ रहा है और समुद्र में जा रहा है, तो वहां पर वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है। आप देखते हैं जब थोड़ी सी भी बरसात होती है तो आपका आसपास के जो क्षेत्र हैं उन सब में बाढ़ की समस्या क्रिएट हो जाती है, जिससे कि पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ठीक है, सेकंड इफेक्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है एक्सट्रीम वेदर इवेंट, जैसा कि हमने बात की थी क्लाइमेट चेंज की, है ना। ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ हीट वेव्स। जैसा आपने देखा होगा ना, अभी पिछले बार क्या था, दिल्ली में हीट वेव्स की वजह से भी छुट्टी करनी पड़ गई थी स्कूलों की बच्चों की, है ना, घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया गया था सभी को। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ रहा है वहां पर आपको हीट वेव की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, है ना। फूड्स वाइल्ड फायर्स स्टॉर्म्स, यानी कि जंगलों में आग लगने तक की समस्याएं आपको यहां पर देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि अभी अफ्रीका के जंगलों में आग लग गई थी, ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका में भयानक आग लग गई थी, है ना, जिससे कि पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमारी ही की हुई हैं, जो हमें इन चीजों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, आई होप दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट इफेक्ट क्या है, डिसरप्शन टू द इकोसिस्टम। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर ये चीज नेचर को इफेक्ट कर रही हैं तो नेचर में ही हम जुड़े हुए हैं एक इकोसिस्टम के पार्ट से, तो कहीं ना कहीं एक इकोसिस्टम जो है उसकी जो चेन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है। तो दैट मीन्स इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब करता है आपका ग्लोबल वार्मिंग। जैसे disrupts the ecosystem affecting the plants एनिमल्स लाइफ एंड अल्टरनेटिव माइग्रेशन पैटर्न्स। माइग्रेट कर जाती हैं जनजातियां या फिर आपकी स्पीसीज जो हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। जब बाढ़ आती है तो वहां से आपका एनिमल्स, ह्यूमंस लाइफ सब इफेक्ट होती हैं, तो दैट मीन्स इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन हेल्थ पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे हीट वेव्स की अभी हमने बात की है, कॉज द हेड स्ट्रोक एंड द अदर हीट रिलेटेड इलनेस, यानी कि बहुत सारी बीमारियां हमें उस मौसम में गर्मी के देखने को मिलती हैं जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। चेंजेस इन द क्लाइमेट कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन डिसीज, यानी कि इन्फेक्शन डिसीज जो हैं उनको स्प्रेड करने में कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपके हो गया इंपैक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ, किसका? ग्लोबल वार्मिंग का। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कैसे हम इन कंट्रोल मेजर्स जो हैं ग्लोबल वार्मिंग की उनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको एक सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि किस वजह से आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो उन्हीं चीजों को हमें क्या करने की जरूरत है? कम करने की जरूरत है। तो कंट्रोल में सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ट्रांजिशन टू द रिन्यूएबल एनर्जी। जैसा कि शुरुआत में मैंने एक आपको पिक दिखाई थी बच्चों, राइट साइड आपका सोलर एनर्जी, पवन चक्की, इनका यूज करके आप एनर्जी क्रिएट कर रहे थे, तो वहां पर जो एनवायरमेंट है वो आपको सही दिखाई दे रहा था, मतलब इकोसिस्टम सही चल रहा था एक्यूरेटली। तो कहने का मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर हमें जाना होगा। शिफ्ट फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल टू द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, हाइड्रो पावर एनर्जी सोर्सेज हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें शिफ्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल टू द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है आपका एनर्जी एफिशिएंसी। कहीं ना कहीं हमें इंप्रूव करना पड़ेगा, जैसे कि एनर्जी का जो कंजम्पशन हम कर रहे हैं डे बाय डे उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, तब हम एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं अपने बचा सकते हैं। जैसे हम अगर रूम में नहीं बैठे तो लाइट ऑफ होनी चाहिए, फैन ऑफ होना चाहिए, एसी ऑफ होना चाहिए, ये सारी चीजें छोटी छोटी हमें अपने
लेवल पर स्टार्ट करनी होगी। इंप्रूव द एनर्जी एफिशिएंसी इन द बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड द इंडस्ट्रीज। ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं आपको, हमें कोशिश करनी चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम ज्यादा यूज करें, क्योंकि एक बस कम से कम 100 सवारी लेकर जाती है ना। तो 100 सवारी अगर सेपरेटली जाएंगी तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना फॉसिल फ्यूल का बर्निंग होगा, कितना आपको हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड, आपका मीथेन, आपको नाइट्रस ऑक्साइड, इन सब का एमिशन देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम ट्रांसपोर्टेशन अगर पब्लिक यूज करें तो वो बेस्ट रहता है। रेल का यूज आप कर सकते हैं, है ना। अब तो आपके पास जो वाहन हैं वो भी आपके इलेक्ट्रिक आ चुके हैं, तो इलेक्ट्रिक वाहन की कोशिश करनी चाहिए, उनका यूज किया जाए, है ना। तो ये आपका एनर्जी एफिशिएंसी का भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट है आपका अफोरेस्टेशन एंड द रिफोरेस्टेशन। मतलब कहने का ये है प्लांट को कम कट करना है और नए प्लांट्स और ज्यादा लगाने हैं, यानी कि हमें प्लांटेशन करना है ज्यादा लार्ज अमाउंट पर। प्लांट्स मोर ट्रीज टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, यानी कि हम जो एटमॉस्फेयर में हार्मफुल गैसेस क्रिएट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, एमिट कर रहे हैं, तो उनको एब्जॉर्ब करने के लिए लार्ज अमाउंट में आपके पास प्लांट होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर तो नेक्स्ट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज, यानी कि हमें जो एग्रीकल्चर और जिस क्षेत्र का हम यूज कर रहे हैं वहां पर हमें उसको अपने हिसाब से यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पेड़ों का कटान कर रहे हैं जबरदस्ती और रहने के लिए या फिर इस तरीके से हम उसका यूज कर रहे हैं। रिड्यूस द डिफोरेस्टेशन एंड प्रमोट द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि हमें एग्रीकल्चर में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ फोकस करना चाहिए और कम से कम प्रैक्टिसेस का यूज करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनली भी हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस की, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की, तो वहां पर आपको कुछ समझ में आएगा। ग्राफिकली मैं आपको वहां पर बताने की कोशिश करूंगा कि कितना एमिशन हमारा किस पार्ट से होता है ग्रीन हाउस गैसेस का, और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें इस पर इंटरनेशनली बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पर्टिकुलर एक ही देश इसमें भागीदार है पूरे ग्लोब के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में, नहीं, सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा है जिस वजह से पूरे ग्लोब का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। तो ग्लोबल कोलैबोरेशन इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिंग क्लाइमेट एक्शन एंड द एमिशन रिडक्शन, यानी कि इस एमिशन को रिड्यूस करने के लिए ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पर हमें बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था आपका आज का क्वेश्चन फर्स्ट, जिसमें हमने बात की क्लाइमेट चेंज की, ग्रीन हाउस गैसेस, और इन वजह से ये सब किस वजह से हो रहा है, ये हो रहा है आपका ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो पहला क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इसके क्या इफेक्ट हैं, कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इन चीजों पर हमने बात की। आई होप पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा है व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इसके क्या क्या कॉजेज हैं और क्या क्या इफेक्ट हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो उससे पहले इस पिक्चर के माध्यम से मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखना चाहता हूं ग्रीन हाउस गैस का। तो ग्रीन हाउस गैसेस आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इसका क्या है पूरा एक इमेज में आपके माइंड में सेट करने की कोशिश करूंगा इस पिक्चर के माध्यम से। इससे पहले वाला अगर आपने क्वेश्चन देखा है जिसमें हमने ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात की है, तो उसके में हमने उस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि इसी की वजह से ग्लोब का टेम्परेचर एवरेजली बढ़ रहा है। तो अगर हम बात करें प्रोसेस की पूरे की, तो पहला प्रोसेस ये होता है कि सन से रेडिएशन आता है अर्थ की तरफ ट्रेवल करके, और इसमें आपके दोनों तरीके की रेजेस आपको देखने को मिलती हैं। लो फ्रीक्वेंसी रेजेस भी देखने को मिलती हैं और हाई फ्रीक्वेंसी रेज भी आपको देखने को मिलती हैं, जिनको आप अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भी बोल देते हैं। तो यानी कि लो रेडिएशन और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, दोनों तरीके का रेडिएशन आपका अर्थ सरफेस की तरफ आता है। ये आ गया, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर ये अर्थ के सरफेस की तरफ रेडिएशन आ गया है। अर्थ के सरफेस पर जैसे ही ये पहुंचेगा, उसके बीच में एटमॉस्फेयर पर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें, ऑब्जेक्ट्स आपके हैं जिनसे ये रिफ्लेक्ट होकर वापस भी जा सकती हैं। जैसे यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, यहाँ पर बादल है, बादल से टकराया, रिफ्लेक्ट हो गया, अर्थ सरफेस से टकराया, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बीच में एटमॉस्फेयर में या अर्थ की सरफेस पर ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे टकराकर ये रेडिएशन वापस जाता है। सम ऑफ इट्स एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड एंड द रेस्ट इट एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस। जैसे कि यहाँ पर ये एब्जॉर्ब हो रही है और ये रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है। जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, द अर्थ ऑल्सो एमिट द हीट बैक इनटू द स्पेस। सम ऑफ दिस एनर्जी पासिस डायरेक्टली थ्रू द एटमॉस्फेयर। यानी कि ये जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ बच्चों, इससे क्या हुआ, धरती जो है, धरती का सरफेस जो है वो गर्म हुआ, उसका टेम्परेचर बढ़ा, और वो टेम्परेचर बढ़ा तो अर्थ क्या करती है, हीट की फॉर्म में उसको बाहर निकालती है, जिसको आप इंफ्रारेड रेडिएशन बोल देते हैं। तो ये रेडिएशन बाहर निकलता है। अब ये रेडिएशन क्या है कि कुछ तो बाहर निकल जाता है डायरेक्टली, जैसे कि आप देख रहे हैं ये यहाँ पर कुछ बाहर निकल गया डायरेक्टली थ्रू द एटमॉस्फेयर, लेकिन ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेज
सम रेडिएशन इज ट्रैप्ड एंड कीपिंग द प्लेनेट वार्म, और कुछ जो रेडिएशन है वो ट्रैप कर लिया जाता है एटमॉस्फेयर में, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, और वो बैक टू द अर्थ सरफेस चला जाता है और फिर अर्थ के सरफेस के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। तो दैट्स द ग्रीन हाउस इफेक्ट। आई होप चारों स्टेप्स में पहला पॉइंट ये हो गया आपका, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया, चौथा पॉइंट ये हो गया। इन चारों पॉइंट्स की हेल्प से पूरा एक सिनेरियो आपके माइंड में बन गया होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट का। इस तरीके से आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में ये पॉइंट्स लिखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर जब वो आपकी कॉपी को चेक करेगा। ठीक है, तो मैं शुरुआत से ही आपसे कहता हुआ आ रहा हूं बच्चों कि आपको इस सब्जेक्ट को विजुअलाइजेशन फॉर्म में एग्जामिनर के सामने रिप्रेजेंट करना है, और वो आप किस तरीके से कर सकते हैं उसके लिए मैं थोड़ा सा गाइड आपको कर देता हूं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इमेजेस। अदरवाइज आपको किस तरीके से करना है वो आपको देखना है कि आप किस तरीके से बेहतर इंपैक्ट डाल सकते हैं एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने से पहले मैं ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में और आपको बता देता हूं। इससे पहले भी ग्लोबल वार्मिंग वाले क्वेश्चन में हमने बहुत अच्छे से इनके बारे में बात की थी। देखिए, सन से जो लाइट आ रही है वो तो आ ही रही है, उसके सिनेरियो को हमने समझ लिया था, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर कहीं ना कहीं हम भी अर्थ के सरफेस पर रहते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, उनसे हम डिफरेंट टाइप की अलग अलग तरीके की गैसेस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हार्मफुल है हमारे एनवायरमेंट के लिए और जो हम सबसे ज्यादा एमिट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है मीथेन, फिर है आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि AC फ्रिज इनसे निकलती है, फिर है ओजोन एंड नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये इन मात्राओं में हम क्या करते हैं, एमिट करते हैं अर्थ के सरफेस से। 56% ऑफ एमिशन कार्बन डाइऑक्साइड का है, मीथेन का अप्रोक्सीमेटली 18%, CFC 13%, ओजोन जो गैस है उसका 7% और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो लगभग 6% रेडिएशन होता है। और भी गैसेज होती हैं बहुत सारी, लेकिन वो कम अमाउंट में होती हैं, है ना। तो ये सब एमिशन हम करते हैं और हम पेड़ों का जो है वो कटान कर रहे हैं, यानी कि हमारे अर्थ के सरफेस पर जो प्लांट्स हैं उनकी मात्रा, उनके नंबर्स डे बाय डे क्या हो रहे हैं बच्चों, डिक्रीज होते जा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने हैं जिससे कि ये जो डिफरेंट हार्मफुल गैसेज एमिट हो रही हैं अर्थ पर एटमॉस्फेयर में, वो कहीं ना कहीं इन प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएं और हमारा एनवायरमेंट हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, कितनी % में ये एटमॉस्फेयर में इन्वॉल्व रहती हैं या अवेलेबल होती हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इसके बारे में अब क्वेश्चन के। तो व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है एक्चुअल में, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो अर्थ के सरफेस को गर्म करता है, वार्म करता है, जिसको आप नाम दे देते हैं ग्लोबल वार्मिंग का। इट अकर्स when the certain gases in the earth atmosphere known as the greenhouse gases trap heat from the sun। जैसा कि अभी हमने इमेज में देखा, तो ये ग्रीन हाउस गैसेज जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में सन रेज आती हैं तो वो ट्रैप कर लेती हैं उस रेडिएशन को जो कि अर्थ के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाने वाला था। दीज गैसेज अलाउ द सनलाइट टू पास थ्रू टू द अर्थ सरफेस, यानी कि ये अलाउ करता है उन रेडिएशंस को आने के लिए अर्थ सरफेस पर, वेयर इट इज एब्जॉर्ब एंड देन री रेडिएटेड एज इंफ्रारेड, यानी कि हीट एनर्जी की फॉर्म में। व्हाइल सम ऑफ दिस हीट एस्केप इनटू द स्पेस, कुछ अमाउंट जो है इन हीट एनर्जी का वो स्पेस में चला जाता है, लेकिन सिग्निफिकेंट पोर्शन इज ट्रैप बाय द ग्रीन हाउस गैसेस। लेकिन कुछ पार्ट जो है वो ट्रैप कर लिया जाता है इन ग्रीन हाउस गैसेस से की वजह से अर्थ के सरफेस के आसपास, और उस वजह से वार्म हो जाता है अर्थ का सरफेस, मेकिंग इट हैबिटेबल, और डे बाय डे ये इंक्रीज होता जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा, किस तरीके से आपको लिखना है, ये थ्योरी आपके लिए हो गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कॉजेज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के क्या क्या कॉजेज हैं उनके बारे में यहां पर हमें बात करनी है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्राइमरली कॉज्ड बाय द फॉलोइंग गैसेस। कौन कौन सी गैसेस हैं वो मैंने पिक्चर के माध्यम से आपको बता दी थी, बस स्टेप बाय स्टेप हमें यहां पर डिस्कस करना है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका जो एमिशन है वो कितने % लगभग हो रहा है अर्थ के सरफेस पर, जो कि हार्मफुल है हमारे एनवायरमेंट के लिए, वो हम यहां पर इस ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा हमारे एनवायरमेंट में है उसका 65% फॉसिल फ्यूल्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस की वजह से एमिशन देखने को मिलता है। वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूजेस में भी उसका हिस्सा है लगभग 11% का। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इस पूरे ग्राफ में 65% और 11% इतना एमिशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही हो रहा है।
है ना, उसके बाद मीथेन आप देख रहे होंगे, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड आप देख रहे हैं यहाँ पर, और अदर गैसेज में आपका 2% के अप्रॉक्स यहाँ पर आ जाता है। तो ये कुछ सिनेरियो है आपका डिफरेंट परसेंटेज में, ये आपका किस तरीके से आपका एमिशन हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। अगर दूसरी इमेज में मैं बात करूं यहाँ पर, तो दूसरी इमेज में अगर मैं डिफरेंट जो रीजन्स हैं, डिफरेंट जो आपके क्षेत्र हैं जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, एमिशन हो रहा है, वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन से 28% एमिशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का। इलेक्ट्रिक पावर या जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं, बना रहे हैं, उससे 25%, इंडस्ट्री से 23%, कमर्शियल एंड रेजिडियल से 13% और एग्रीकल्चर से 10%। तो ये वो क्षेत्र हैं जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे लगभग। ट्रांसपोर्टेशन से 28%, 25% इलेक्ट्रिक पावर, 23% इंडस्ट्री से, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल जो यूजेज हैं या फिर वेस्टेज हैं उनकी वजह से 13% एमिशन होता है ग्रीन हाउस गैसेस का, और एग्रीकल्चर से भी कहीं ना कहीं 10% जो हम हार्मफुल केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं अपनी खेती करने में, ठीक है। तो ये आपका दो ग्राफ हैं जो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप इन दोनों सिनेरियो को, दोनों ग्राफ्स को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो जो गैसेज हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है जो कि प्रोड्यूस होती है बर्निंग फॉसिल फ्यूल से, कोयले को जलाने से, ऑयल को जलाने से। ऑयल में यहाँ पर डीजल, पेट्रोल ये सब चीजें आ जाएंगी। नेचुरल गैसेज को बर्न करने में भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, और ये बढ़ क्यों रहा है, ड्यू टू द डिफोरेस्टेशन एंड सर्टेन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो ये पहला हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। इसको डिटेल में ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम पीछे से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, और पहले क्वेश्चन में भी हम बहुत अच्छे से इसको डिस्कस कर चुके हैं। आगे है मीथेन, जो कि एक और हार्मफुल गैस है और ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती है, रिलीजिंग ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कोयल, यानी कि कोयले की प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन, ऑयल की प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, नेचुरल गैसेस एज वेल एज द लाइव स्टॉक, डाइजेशन, लैंडफिल्स एंड द राइस पैडिस। यानी कि जैसे कि आप वो जलाते हैं ना पुराली, है ना, दिल्ली के आसपास आप सुनते हैं, हरियाणा पंजाब में पुराली जलाई जाती है, दिल्ली में प्रदूषण हो जाता है ना। और जैसे जो पशु होते हैं, पशु जब अपना खाना पचाते हैं, जुगाली करते हैं, तो वहां पर तब भी मीथेन का सृजन होता है, मीथेन गैस निकलती है वहां से, है ना। तो दैट मीन्स आपका मीथेन का इंपॉर्टेंट रोल है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, और ये किस तरीके से या किस कारण इंट्रोड्यूस होती है, एमिट होती है, वो यहाँ पर हमने आपसे डिस्कस किया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो कि एक हार्मफुल है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती है, एमिटेड फ्रॉम द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। जो एग्रीकल्चर में हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, हार्मफुल केमिकल्स यूज करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स के कॉम्बिनेशन कंजम्पशन से, उसको बर्न करने से कहीं ना कहीं नाइट्रस ऑक्साइड का भी एमिशन होता है, एंड सर्टेन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, और कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस की वजह से भी N2O का एमिशन देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं प्रमोट करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट को। आगे बात करते हैं वाटर वेपर। जो वेपर होकर वाटर जाता है वो भी कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस में अपना एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। द मोस्ट एबंडेंट ग्रीन हाउस गैस, although it is mostly influenced by the temperature, है ना, as the atmosphere warm, more water vapor is released which further amplify the greenhouse effect। मतलब देखिए, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उन्होंने टेम्परेचर राइज किया, जिसको आप ग्लोबल वार्मिंग बोल देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, एटमॉस्फेयर गर्म हुआ। उस एटमॉस्फेयर के गर्म होने से वाटर वेपर होता है और वो कहीं ना कहीं एम्पलीफाई कर देता है ग्रीन हाउस इफेक्ट को। तो इस वजह से भी आप जो वेपर वाटर है उसको भी ग्रीन हाउस का एक कारण मान सकते हैं, या उसको ट्रिगर करने में हेल्प मान सकते हैं वेपर वाटर की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ओजोन। फाउंड इन द लोअर एटमॉस्फेयर, ओजोन जो है वो लोअर एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व सनलाइट एंड अदर पॉल्यूटेंट्स, यानी कि सनलाइट और अदर पॉल्यूटेंट्स जब एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट करते हैं तो दे विल प्रोड्यूस द ओजोन गैस। इट ऑल्सो ट्रैप हीट बट इज नॉट एज एबोडेंट एज CO2 एंड और मीथेन, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं ट्रैप करती है हीट को, लेकिन बशर्ते कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के कंपैरिजन में बहुत कम अमाउंट में करती है। यानी कि ये इतना ज्यादा हार्मफुल हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका रोल भी रहता है हीट को ट्रैप करने में। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। दीज गैसेज आर कंसीडर नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेज। ये आपकी नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेज हैं व्हेन दे अकर एट नॉर्मल लेवल इन द एटमॉस्फेयर, जो कि नॉर्मल लेवल पर एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती हैं। हाउएवर ह्यूमन एक्टिविटीज हैव ड्रामेटिकली इंक्रीज देयर कंसेंट्रेशन। कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं वो ड्रामेटिकली इनको इंक्रीज कर देती हैं, जैसे कि डिफरेंट आपके जो काम करने के तरीके हैं, इंडस्ट्रीज के ज्यादा यूज होने से प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है,
जो आपके फ्यूल हैं उनका कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, तो उस वजह से इनका लेवल इंक्रीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में एंड लीडिंग टू एन एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द ग्लोबल वार्मिंग, और जिस वजह से ये एनहांस कर देती है ग्रीन हाउस इफेक्ट को और ग्लोबल वार्मिंग को। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, नेचुरल ग्रीन हाउस गैस क्यों बोला जा रहा है बेटा, क्योंकि ये गैसेस ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में होती हैं, लेकिन एक जिस अमाउंट में होनी चाहिए उस अमाउंट में रहती हैं, लेकिन ह्यूमंस एक्टिविटी की वजह से इनका लेवल बढ़ जाता है, और जब लेवल बढ़ जाता है तो उस वजह से हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है ग्लोबल वार्मिंग की फॉर्म में या क्लाइमेट चेंज की फॉर्म में। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये आपकी नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस थी जो इंपॉर्टेंट है या फिर जिनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को आपको मिलता है। ठीक है, चलिए इफेक्ट्स क्या हैं ग्रीन हाउस गैसेस की, वो हम यहां पर बात कर लेते हैं। वाइल द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ ऑन द अर्थ, अगर हम जनरली बात करें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का होना भी जरूरी है, अगर नहीं होगा तो लाइफ मेंटेन नहीं रहेगी, लेकिन इसको एनहांस करना हार्मफुल है। एन एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज्ड बाय द एक्सेसिव बुल्डअप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। इस सिनेरियो को आप समझेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट का नेचुरली होना जरूरी है टू मेंटेन द लाइफ ऑन द अर्थ, बट इसको एनहेंस करना ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वो हार्मफुल हो जाता है, निगेटिव इंपैक्ट डालता है। ठीक है, तो ये इफेक्ट है ग्रीन हाउस गैसेस का। जैसे सबसे पहला निगेटिव इंपैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग, जो कि बहुत अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं, जिससे में होता क्या है, इंक्रीज हो जाता है ग्लोब का सरफेस टेम्परेचर, है ना, और ग्लोब का सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है एवरेज टेम्परेचर, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में हेल्प करता है, यानी कि ग्लोब को वार्म होने में हेल्प करता है। और ये हो किस वजह से रहा है, ग्रीन हाउस एमिशन की वजह से, जो कि हीट को ट्रैप कर लेती है। ठीक है, इससे डिस्टर्ब क्या होगा, रीचिंग द इफेक्ट्स ऑन द वेदर पैटर्न जिसको आप क्लाइमेट चेंज बोल देते हैं, इकोसिस्टम में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, बायोडाइवर्सिटी पर इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, वहीं पर क्लाइमेट चेंज दूसरा निगेटिव इंपैक्ट है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ा तो क्लाइमेट में चेंज देखने को आपको मिल जाएगा, यानी कि बरसात के समय में बरसात नहीं होगी, ठंडी के समय में ठंडी नहीं होगी, गर्मियों का समय बढ़ जाएगा क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है अर्थ के सरफेस का, है ना। तो एनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट अल्टर्स द रीजनल क्लाइमेट्स कॉजिंग शिफ्टिंग इन द वेदर पैटर्न, जैसे कि मैंने बताया ना अभी आपको कि पहले सर्दियां स्टार्ट हो जाती थी अक्टूबर से, अब सर्दियां रह गई हैं दिसंबर और जनवरी की बस, और दिसंबर एंड में भी वो भी, है ना। तो इस वजह से आपका जो वेदर है, वेदर पैटर्न वो शिफ्ट होता चला जाता है, सच एज मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस स्टॉर्म्स, हीट वेव्स, फ्लड्स एंड द ड्रग्स आउट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्लाइमेट चेंज हो जाता है ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यानी कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है पूरी चेन। आगे बात करें, मेल्टिंग आइस एंड राइजिंग द सी लेवल, यानी कि जो आइस है वो मेल्ट हो रही है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे सी का लेवल यानी कि जो हमारा समुद्र है, नदियां हैं, उनका वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है। तभी आपने देखा होगा थोड़ी सी भी बारिश होती है एकदम से बाढ़ आ जाती है ना। वहीं पर ओशियन एसिडिफिकेशन आपको देखने को मिलता है, मतलब इससे होगा क्या कि ये जो वाटर लेवल बढ़ रहा है सी का, है ना, तो वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, और ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, जो ज्यादा रोल अदा कर रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिलेगी तो वो क्या कर देगी, एसिडिक कर देती है ओशियन को, तो वहां पर जो आपकी एक्वारिक लाइफ है या मेराइन लाइफ है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, इन द एटमॉस्फेयर ऑल्सो लीडिंग टू हायर लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग एब्जॉर्ब बाय द ओशियंस, है ना। तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एब्जॉर्ब की जाएगी ओशियंस के द्वारा, और उससे वहां पर एसिडिक जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, और मैराइन लाइफ वहां पर क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इंपैक्ट ऑन द इकोसिस्टम एंड द बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी पर भी इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। द वार्मिंग ऑफ द प्लेनेट डिसरप्ट्स द इकोसिस्टम एंड हैबिटेट्स, यानी कि कहीं ना कहीं प्लेनेट को डिस्टर्ब करता है, उसके इकोसिस्टम को, उसमें रहने वाले हैबिटेट्स को वो डिस्टर्ब कर देता है। फोर्सिंग द स्पीसीज टू माइग्रेट, यानी कि स्पीसीज को डिफरेंट माइग्रेट करने पर फोर्स कर देता है कि आप यहां पर नहीं रह सकते, अब आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब कहीं पर किसी क्षेत्र पर पहले ठंडी होती थी बहुत ज्यादा, तो ठंड में रहने वाले जानवर वहां पर सर्वाइव कर जाते थे, लेकिन वहां पर धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो वो जो स्पेसीज वहां पर रहते थे वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो क्या करते हैं, उस प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं। तो इसको कहते हैं माइग्रेट करना। तो यानी कि इसका इंपैक्ट इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी पर भी देखने को मिलता है। चलिए, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, यानी कि वेदर में भी कहीं ना कहीं चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हाई टेम्परेचर कंट्रीब्यूट्स टू द मोर इंटेंस
ह्यूरिकेन्स यानी कि जिसको आप समुद्री तूफान बोलते हैं, साइक्लोन्स जिसको आप चक्रवात बोल देते हैं, एंड द टाइफून्स जैसे कि थंडर स्टॉर्म। तो ये बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, है ना, जो पहले आपको बहुत कम मात्रा में देखने को मिलती थी। और ये किस वजह से हो रहा है? ये हो रहा है पूरा ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की वजह से। और ये दोनों किस वजह से हो रहे हैं? ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर and moisture level also leads to extreme weather events like the prolonged droughts, heavy rainfall and the wildfires। कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, कहीं पर बिल्कुल बारिश नहीं होती है, और जिस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होने से आपको जंगलों में आग भी लगने की घटनाएं देखने को मिलती हैं, है ना। आगे देखते हैं एग्रीकल्चर डिसरप्शंस। एग्रीकल्चर में भी कहीं ना कहीं क्रॉप्स जो हैं उन पर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा है। किसका? ग्लोबल वार्मिंग का, या फिर ग्रीन हाउस गैसेस से जो इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और हेल्थ रिस्क भी आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, जैसे हायर टेम्परेचर इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हीट रिलेटेड इलनेस, यानी कि कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट में चेंज देखने को मिल रहा है उससे हेड स्ट्रोक या फिर अदर जो आपकी समस्याएं हैं, इलनेस हैं, बीमारियां हैं, वो देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो हेल्थ रिस्क भी आपको देखने को यहां पर मिलता है। तो आई होप सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे, जो हमने ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट देखे यहां पर, है ना, किस किस तरीके से आपको हर एक फील्ड में ग्रीन हाउस के इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। और बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से सारे फैक्टर्स आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा उसके लिए आप अपना वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और एट द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक अगर आपका वीडियो से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ये थंब वाला बटन भी आप जरूर प्रेस कर दें। साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर, सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर कर दें, ताकि वीडियोस सभी बच्चों तक पहुंच सकें और सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा सकें, ताकि उनको अपने सब्जेक्ट में किसी भी तरीके की समस्या ना हो जब वो एग्जाम हॉल में बैठें। देखिए, पूरा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप उससे पढ़ सकते हैं। अब उसमें हमने पहले शॉर्ट क्वेश्चन फॉर्म पूरे कराए हुए हैं। वन शॉट वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए वो एक वन शॉट वीडियो कंप्लीट इनफ है, उससे अलग और कुछ नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन की टर्म में आपकी यूनिट को कवर अप कर रहे हैं। तो यहां से भी आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मैटर जो आपके सामने लेकर आते हैं वो भी बहुत इजी होता है, कहीं पर भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। पॉइंट वाइज विजुअलाइजेशन की फॉर्म में इमेज के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की जाती है। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने वैल्यूएबल फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में बच्चों जरूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।